नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कोरोना संक्रमण लगातार जारी है। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है, 1 दिसंबर है और इसी के साथ आप सभी को ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कोरोना को लेकर अब किस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। और क्योंकि अनलॉक 7 में हम प्रवेश कर चुके हैं आज से, तो ऐसे में आप सभी के पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर अनलॉक 7 में क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है। बहुत ही बारीकी के साथ मैं आप तक ये जानकारी पहुंचाऊंगी, क्योंकि ये सभी को जानना बेहद जरूरी है। साल के शुरुआत से ही हमने देखा किस तरह से इस महामारी ने पैर पसारे और लोगों को अपनी इसने जद में लिया। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और ऐसे में अब जब साल के अंत में हम आ चुके हैं, तो ऐसे में जो गाइडलाइन जारी की गई है अनलॉक 7 को लेकर, तो हर एक पहलू पर हम बात करेंगे। किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है, कहां पर सख्ती है, कहां पर बंदी रखी गई है, कहां पर कर्फ्यू लगाया जाएगा, ये तमाम जो है जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे YouTube चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ या फिर मैं लाइव आती हूँ, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग मेरे साथ जुड़ जाए। बहरहाल अब हम मुद्दे पर ही बात कर लेते हैं। मैं अनलॉक 7 की बात कर रही हूँ। अनलॉक 7 में गाइडलाइन क्या जारी की गई है सरकार की तरफ से, ये जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो एक एक पॉइंट के साथ हम बात कर लेते हैं। निश्चित क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले राज्य को केंद्र से विचार विमर्श करना होगा। देखिए, पहले ही पॉइंट में आपको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल रही है कि अगर आप जिस राज्य में रहते हैं, अगर वहां की राज्य सरकार लॉकडाउन को फिर से लागू करने पर अगर सोच विचार कर रही है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि पहले राज्य सरकार को केंद्र के पास जाना होगा, केंद्र से सलाह मशवरा करना होगा, विचार विमर्श करना होगा और तब जाकर राज्य सरकार डिसीजन ले सकती है। तो इस बात से तो आप बिल्कुल ही अब चिंता मुक्त हो जाइए कि आपकी राज्य सरकार लॉकडाउन फिर से लगाने जा रही है अपने स्तर से। ऐसा नहीं होगा। सभी संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जाएगी और पता लगाकर उन्हें पृथकवास में भेजा जाएगा। संक्रमण के मामलों में 14 दिनों तक नजर रखनी होगी और मरीजों के संपर्क में आने वाले 80% लोगों का 72 घंटे में पता लगाना होगा। यानी कि जैसे कि पहले था, कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, हिस्ट्री देखी जाएगी। अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसने पिछले कई घंटों में किसके साथ कांटेक्ट बनाया, कहाँ पर कैसे था, तो ये पूरी लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। इसमें कुछ नया नहीं है, ये पहले की तरह ही है। भीड़ वाले स्थानों जैसे कि बाजार, मार्केट, सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा, क्योंकि ये आप और हम सभी जानते हैं कि कोरोना से अगर बचना है तो आपको 2 गज की दूरी जरूर बनानी होगी। चाहे वो बाजार हो, चाहे वो गाड़ी ही क्यों ना हो, बस हो, आपको उचित दूरी बनाकर रखनी है ताकि कोरोना का संक्रमण जल्दी से ना फैल सके। कोरोना रोकथाम की रणनीति में निगरानी अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए और गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जो कि गाइडलाइन जारी की जाती है प्रशासन की तरफ से, तो उस पर जरूर ध्यान होना चाहिए, उसे इग्नोर बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। बढ़ते आगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के साथ विचार विमर्श किए बिना क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेगी, जैसे कि पहले ही पॉइंट में मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय जिला पुलिस और निगम प्राधिकारों पर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन हो। प्रशासन अपने स्तर से फैसला ले सकता है कि अगर आपको लग रहा है कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो प्रशासन अपने स्तर से फैसला ले सकता है, किसी भी तरीके से कोई सख्ती बरत सकता है। सिनेमा हॉल और थिएटर को बैठने की 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। यानी कि ऐसा लग रहा था कि सेकंड वेव शुरू हो गई है कोरोना की, तो ऐसे में हो सकता है कि थिएटर्स जो खुले थे पिछले अनलॉक की प्रक्रिया में, उस पर रोक लग सकती है, बंद किया जा सकता है सेकंड वेव को देखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसमें 50% की क्षमता होनी चाहिए जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और देखिए, इसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सरकार ने इसे इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि व्यापारी वर्ग खासा परेशान था, लॉकडाउन में काफी नुकसान लोगों ने झेला है, तो इसे भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में
एक हॉल में अधिकतम 50% क्षमता के साथ 200 लोगों की अनुमति होगी। हालांकि इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, हालांकि राज्य सरकारें अपने स्तर से इस लोगों की संख्या को लेकर फैसला ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में 200 की जगह अब 100 संख्या कर दी गई है, यानी कि शादी में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। पहले 200 संख्या रखी गई थी और ऐसा ही देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी फैसला लिया गया। खुले स्थान में मैदान के हिसाब से लोगों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य सरकारें बंद स्थानों में लोगों की संख्या 100 तक सीमित कर सकती है। तो देखिए उसी पॉइंट पर हम आ गए, जैसा कि मैं आपके साथ अभी जिक्र कर रही थी कि 200 की जगह अब 100 की संख्या जो है वो कर दी गई है शादी पार्टी के अंदर। लोगों के राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने या सामान ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी। देखिए इसे लेकर भी आप लोगों के जहन में सवाल था कि क्या कोरोना की जो सेकेंड वेव नजर आ रही है, क्या इसमें एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, क्या इस पर भी ब्रेक लगने वाली है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप फ्री होकर जा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है या सामान ढुलाई करनी है तो आप आसानी के साथ जा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। और ऐसी आवाजाही के लिए अलग से किसी अनुमति या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। जी हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन आपको ई पास की जरूरत नहीं है। निश्चित क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी और इसके दायरे में लोगों की आवाजाही पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी कि निश्चित यहाँ पर जहां पर रोक टोक है या फिर जहां पर कह सकते हैं कि ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, वहां पर थोड़ी सी कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा। वहीं आवाजाही पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाएगा। केवल आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामान और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मंजूरी होगी। जैसे कि कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन में इस तरीके से सख्ती जो है प्रशासन रखेगा और वहां पर सिर्फ आवश्यक जो चीजें हैं उससे वो सेवा आप प्राप्त कर सकते हैं। संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए टीमें घर घर जाकर सर्वेक्षण करेगी। ये भी देखिए बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि कौन कौन संक्रमित है, इसके लिए एक टीम जो है घर घर जाकर सर्वेक्षण करेगी, जिसमें बहुत ही जल्दी से पता चल जाएगा कि कौन संक्रमित है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, जिससे और भी हालात जो है तनावपूर्ण हो जाते हैं और संभलने से भी नहीं संभलता वो सिचुएशन। तो इसीलिए ये जरूरी है सर्वेक्षण करना। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमण, श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण के मामलों में सर्वेक्षण किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर घर जाकर टीम जो है सर्वेक्षण करेगी और इसमें जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिर कौन से घर में कोरोना का मरीज है, क्योंकि कई बार लोग जो है छुपाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आपने पूरी बारीकी के साथ जानकारी हासिल कर ली है कि अनलॉक 7 में गाइडलाइन क्या है, कहां पर रोक टोक है, कहां पर सख्ती बरती जाएगी, कहां पर आपको चिंता करने की जरूरत है, कहां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो उसे आप दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए ताकि लोगों को भी सहूलियत मिल सके। फिलहाल अगर कोई भी क्वेरीज हो इससे जुड़े हुए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।